चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले कि वेव्स का एक बार बेसिक डेफिनेशन याद कर लो कि वेव्स में हमने क्या पढ़ा था। इन जनरल वेव्स अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम समझ पाएंगे जल्दी से। वेव्स जब हम बोलते हैं तो हम क्या मीन करते हैं कि हम किसी मीडियम में किसी एक एंड पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और वो डिस्टर्बेंस को किसी मीडियम में हम दूसरे एंड पे फील कर पाते हैं एक सर्टेन टाइम लैग के साथ। तो फिर उससे हम बोलते हैं कि हम वेव को हमने एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करवाया हुआ है। अब यही चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे चार्जेस को एक्सेलरेट करा के कराएंगे। आपको पता है एक्सेलरेटेड चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सोर्स होते हैं, ये आपको फैक्ट की तरह पता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी एक्सेलरेटेड चार्जेस के हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेंगे। ठीक है। अब इसका सेटअप कैसा है वो आप रफली देख लो। मतलब एक सिंपल सा सेटअप हमने क्या क्रिएट कर रखा है। व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स सपोजली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लिया हमने, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर। अच्छा नहीं, इंडक्टर अभी नहीं, इंडक्टर को थोड़ी देर बाद लगाते हैं। एक कैपेसिटर, फिर यहाँ पे एक इंडक्टर। और इस इंडक्टर को हम कपल कर देते हैं किसी और कॉइल के साथ, ताकि हम इसकी वोल्टेज को बढ़ा घटा सकें जैसा मर्जी चाहे वैसा। एक ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सिंबल आपको बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कपलिंग बेसिकली दिखा रहे हैं इनके बीच में। फिर दूसरे एंड पे ऐसे एक रॉड लगी हुई है। यहाँ पे इस वायर के एक एंड पे रॉड लगाया, और दूसरे एंड पे एक और रॉड हमने लगा दिया है। दीज आर टू रॉड्स, आप ऐसे सोचो। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को ये आप एक एनर्जी का सोर्स मान सकते हैं, जो कि डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और वो डिस्टर्बेंस हम क्या करेंगे, इस मीडियम में प्रोपेगेट कराएंगे, मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है। और उसके हेल्प से हम यहाँ पे जो जिसको यूज कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। इसमें आपको क्या दिख रहा है बेसिकली वो एक बार देख लो। यहाँ पे एक इंडक्टर है, और इसके एक एंड पे एक प्लेट कनेक्टेड है और दूसरे एंड पे दूसरा प्लेट के जैसा कनेक्टेड है, सोचो। तो ये बेसिकली एक कैपेसिटर बनेगा। ठीक है। मतलब कैपेसिटर में अगर आपको याद हो तो हमने जो डेफिनेशन स्टार्ट किया था कैपेसिटर का, जब मैंने एक रैंडम शेप के दो कंडक्टर्स लिए थे, आपको याद है। तो कंडक्टर का कोई शेप साइज ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर मतलब ही पैरेलल प्लेट्स होना चाहिए, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। आपको कोई भी दो कंडक्टर को यूज करना है, उस कंडक्टर के दो एंड्स को आप एक वायर से कनेक्ट करते हैं, और उसके अंदर अगर आप चार्जेस स्टोर करके रख सकते हैं, तो फिर वो क्या है आपके लिए कैपेसिटर बन सकता है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे कर रखा है। इस इंडक्टर के एक एंड से हमने एक एक रॉड को कनेक्ट किया है, दूसरे एंड से हमने दूसरे रॉड को कनेक्ट कर रखा है। तो ये रॉड्स में बेसिकली क्या होंगे, चार्जेस स्टोर हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एक एंड्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स बनेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि हम किसी एक भी मोमेंट की बात करें, किसी भी एक मोमेंट की बात करें, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी कैपेसिटर का अपर प्लेट जो है वो चार्ज हो रहा है। अपर प्लेट चार्ज हो रहा होगा, मतलब कि करंट ऐसा कुछ फ्लो कर रहा होगा इसमें, इसमें ऐसा कुछ फ्लो कर रहा होगा, राइट। एक एंड से घुसेगा और दूसरे एंड से फिर क्या होगा, निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कुछ चार्जेस क्या दिखेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्जेस आपको एक्मुलेट होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्मुलेट होता हुआ दिखेगा। तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज आ गया है, और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज आ गया है। आपको बात समझ आ रही है। दो एंड्स पे हमने चार्जेस बना रखे हैं। इसको बेसिकली डाइपोल एंटीना कहते हैं। ये आपका एक डाइपोल एंटीना है, डाइपोल एंटीना। क्योंकि इसमें दो ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से इसको डाइपोल कह रहे हैं। और इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको एंटीना कह रहे हैं। अब इससे वेव्स कैसे जनरेट हो रहा है वो देखो। अगर हम इससे इस लाइन से, मतलब ये जो डाइपोल का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन पे, अगर हम एक बहुत दूर में कहीं पे एक पॉइंट कंसिडर करें, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया। इस पॉइंट पे देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखूं कि किस तरफ आ रही होगी, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस डायरेक्शन में देखो आपके पास क्या है, एक डाइपोल मोमेंट है। कैन यू सी दिस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड। तो इसमें पक्का है कि इस डायरेक्शन में क्या है, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है। डू यू सी दैट। और जो हमने रेड कलर वाली लाइन बनाई है,
वो लाइन इस डाइपोल के लिए कैसी पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड किस तरफ होती है? ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो हमें यहाँ पे इस नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। डू यू सी दैट? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली नीचे की तरफ। साइमल्टेनियसली ये देखो, इस रॉड में जो करंट जा रही है वो कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ना, है ना? ये देखो, इसमें करंट इस तरफ है और इसमें करंट किस तरफ है? इस तरफ है ना। तो करंट इस तरफ है ऊपर की तरफ, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखो और पाम को उस तरफ लेके जाओ आपका। देखो पाम किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। कैन यू सी दिस? तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी? अंदर की तरफ आएगी। तो यहां पे देखोगे अगर आप, तो एक कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट कर ली है, जो कि किस डायरेक्शन की है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। डू यू सी दैट? ये लोग आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द प्लेन है। और ये डिस्टरबेंस जो है ये कब हम फील करेंगे? ये हम फील करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता हुआ कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है। जैसे अगर ये चार्जेस अपने वैल्यू को चेंज करता है, तो ये चार्जेस अगर चेंज होते हैं, तो चार्जेस का इफेक्ट फील करने के लिए उसको हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे हम अगर चार्जेस से बहुत क्लोज खड़े हैं, तो फिर हम क्या होगा, वो इफेक्ट को जल्दी फील करेंगे। बट अगर हम चार्जेस से बहुत दूर खड़े हैं, तो हम उस चार्जेस के चेंज होने के इफेक्ट को क्या करेंगे? बाद में फील करेंगे। और ये कितने देर बाद फील करेंगे? अगर मेरे और चार्ज के बीच में लोकेशन डिस्टेंस अगर एक्स है, तो फिर एक्स बाई सी, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो एक्स बाई सी वो टाइम इंटरवल है जितने देर में ये डिस्टर्बेंस उस एंड पे प्रोपागेट करके जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे चार्जेस का लोकेशन चेंज करता, मतलब चार्जेस को चेंज करता हूँ, तो वो चार्जेस का चेंज मेरे को यहाँ पे जो फील होगा वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद फील होगा, वो इंस्टेंटेनियस फील नहीं होने वाली है। अगर ये डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स बाई सी टाइम के बाद ये डिस्टर्बेंस अपने को क्या होगा? फील होगा। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, ये डिस्टर्बेंस का टाइम भी क्या होगा? आपका बढ़ता जाएगा, राइट? मतलब ये जो फील होगा आपको, वो बाद में फील होगा। एग्जैक्टली वही चीज जो आपको वेव्स में दिखता है। आप सोचो, मीडियम में अगर आप एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो और आप यहाँ पे एक बम्प क्रिएट करते हो, तो वो बम्प ट्रैवल करके जाता है, और वो बम्प को उस एंड पे ट्रैवल करने में टाइम लगता है। अगर पास वाले पॉइंट लोगे तो बम्प क्या होगा? जल्दी ट्रैवल कर जाएगा। अगर दूर वाला पॉइंट लोगे तो क्या होगा? बम्प आपका लेट से ट्रैवल करेगा। तो एग्जैक्टली आप वहां पे क्या करते थे? मैकेनिकल वेव जनरेट करते थे। और यहाँ पे हम किस तरह का वेव जनरेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम कहते हैं तो हम क्या मीन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कपल्ड ऑसिलेशन है ये, मतलब एक अकेला नहीं होगा, ये हमेशा पेयर में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पेयर में ऑसिलेट करेंगे। खास बात ध्यान रखने की क्या है? खास बात ध्यान रखने की ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस का जो ऑसिलेशन है, वो दोनों देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। कैन यू सी दैट? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द प्लेन ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट? तो ये दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो नीचे से अंदर की तरफ, ये देखो आप, नीचे से अंदर की तरफ अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, थंब किधर आ रहा है? इधर। कैन यू सी दैट? अपने स्क्रीन में देखो, आपको रिलेट होगा एक चीज, कि इस डायरेक्शन में ही आपका वेव क्या कर रहा है? प्रोपेगेट कर रहा है। कैन यू सी दैट? तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो उससे हमेशा हमको किसका डायरेक्शन मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मिलेगा। तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखनी पड़ी अभी आपको? एक चीज पहले ही बोला आपको, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या निकली? ई और बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलना चाहिए। तो ये तीनों रैंडम नहीं हो सकता। किसी दो का डायरेक्शन फिक्स हो गया तो तीसरे का डायरेक्शन अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। जैसे किसी ने रैंडमली बोल दिया कि सर ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला और इसको मैग्नेटिक फील्ड बोला, तो ई क्रॉस बी किधर आएगा? इधर आ जाएगा। इसका तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो इस तरफ है, इस तरफ नहीं हो सकता था। आई बात समझ में? तो किसी ने अगर सिर्फ इतना बोला, मान लो असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and direction of propagation in an EM wave can be in any random mutually perpendicular directions, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और रीजन में दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देता है। तो ये वाला रीजन क्या है? सही है। बट असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि रैंडम तो नहीं हो सकता। किसी दो का डायरेक्शन रैंडमली चूज कर सकते हैं, और तीसरे का डायरेक्शन उसके ऊपर क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको ध्यान रहेगा? ठीक है, इसको मेंशन करिए। यहाँ पे इसी डायग्राम में आप ये दिखा दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आपका इस तरफ है। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। थोड़ी सी थ्योरी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। डिक्टेट करो, लिखिए जल्दी से। लिखिए, द चार्ज ऑन द डाइपोल, द चार्ज ऑन द डाइपोल, डाइपोल एंटीना
एंटीना लिख लीजिएगा, द चार्ज ऑन द डाइपोल एंटीना, ब्रैकेट में मेंशन करिए, विच बिहेव्स एज अ कैपेसिटर, विच बिहेव्स एज अ कैपेसिटर, ब्रैकेट को क्लोज करिए, ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली, oscillates simple harmonically, and produces a sinusoidally varying electric and magnetic field in the surrounding. Electric and magnetic field in the surrounding. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, the electric and magnetic field produced the electric and magnetic field produced are such that अब डैश लेके 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and direction of propagation are mutually perpendicular. दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ E vector cross B vector gives direction of propagation. एक और चीज जो आपको फैक्ट की तरह याद रखनी है वो ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है ये हमेशा इन फेज होता है। इन फेज होने का क्या मतलब होता है, जब एक अपने जीरो वैल्यू अटेन करता है तो दूसरा भी जीरो वैल्यू अटेन करेगा, जब एक अपना एक्सट्रीम वैल्यू अटेन करेगा तो दूसरा भी एक्सट्रीम वैल्यू अटेन करेगा। तो ये चीज आपको फैक्ट की तरह ध्यान रखनी है, ठीक है। इवन दो ये प्रूव किया जा सकता है बट प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको फैक्ट की तरह याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, ये हमेशा फेज में रहेंगे, ठीक है। मेंशन करिए उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आर ऑलवेज in phase, that is when one of them reaches zero value, the other also attains zero value। कॉमा देके लिख लीजिए, सेम happens with peak values, same happens with their respective peak values, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है फैक्ट की तरह, देखो अगर दोनों ही इन फेज चलते हैं, मतलब एक जब जीरो वैल्यू अटेन कर रहा है दूसरा भी जीरो, एक जब एक्सट्रीम वैल्यू अटेन कर रहा है दूसरा भी एक्सट्रीम, तो एक चीज बहुत ऑब्वियस होता है कि इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो रेशियो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लो और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लो और इन दोनों का आप रेशियो ले लो। जब आप ये रेशियो कैलकुलेट करते हो तो देखा जाता है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, और ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम किस तरह के वेव के साथ डील कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जैसे लाइट एक पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है, एक्स रेज एक पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है, तो ये तो बहुत बड़ा रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम कह रहे हैं तो। बट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का जब आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं किसी भी जगह पे किसी भी समय पे, तो ये रेशियो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंडेंट आता है कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है उस मीडियम में। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव पे डिपेंड करता है, और ये ई और बी का रेशियो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल आती है। तो ये चीज आपको फैक्ट की तरह याद रखनी है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पूछी तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं किस रिलेशन से, ई बाई बी इक्वल टू सी करके। आई बात समझ में, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लिखिए, मेंशन करिए, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ electric and magnetic field is
ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन द मीडियम, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव in medium. The ratio of the strength of electric and magnetic field is always equal to the speed of propagation of wave in the medium, which is same as the speed of light. Same as the speed of light. तो आपको ये ध्यान रखनी है कि E और B, अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो ये हमेशा C आएगा। ठीक है। कैसे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा बड़ा है? कैसे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है? ई और बी को डिवाइड करो, आपको क्या मिल रहा है? सी, विच इज 3 × 10⁸। क्या वैल्यू बहुत बड़ी है या नहीं है? तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? अगर आप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये बिल्कुल उतना ही वियर्ड अजम्पशन है जैसे अगर मैं ये बोलूं कि अगर अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है। क्या नहीं लग रहा वियर्ड? 1 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं लग रहा वियर्ड? लग रहा है ना? अच्छा, ठीक तो लग रहा है, सब सही तो बोला है। 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है और 1 किलोमीटर तो थोड़ा सा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो डिसिमिलर चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? डिसिमिलर चीजों को कैसे कंपेयर करेंगे? डिसिमिलर चीजों के बीच कंपैरिजन नहीं हो सकती है। पैसे को पैसे से तोला जा सकता है, राइट? आप डिस्टेंस को डिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं, वेट को वेट से कंपेयर कर सकते हैं। आप अलग अलग चीजों को तो कंपेयर नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपेयर कैसे करेंगे जब दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं? अब जैसे कोई बोले कि जैसे तुम्हें जानबूझ के मैंने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला, 3 × 10⁸ बोला। मैंने उसके आगे मीटर पर सेकंड नहीं बोला, क्योंकि मीटर पर सेकंड बोलता तो शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता, शायद मे बी स्ट्राइक करता। बट तुमने वो चीज़ नोटिस नहीं किया। 3 × 10⁸ बोला तो हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड कर देता तो क्या होता? 3 × 10⁸ हो जाता। मतलब एक ही चीज एक बार दिख रहा है 3 × 10⁸ बड़ा है, और दूसरी बार क्या दिख रहा है? 3 × 10⁻10। अब अगर मैं यूनिट अगर माइक्रोमीटर कर दूं तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 10⁻16। हाँ, तो ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बहुत ज्यादा भी बड़ा हो सकता है। पहले थोड़ा बड़ा हो सकता है, फिर ज्यादा बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे यूनिट बदलते जाओ वैसे वैसे थोड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा भी होता रहेगा। तो ये उतना ही वियर्ड अजम्पशन था जैसा मैंने आपको पैसे और वो डिस्टेंस वाला बताया। तो आप कभी भी कंपैरिजन के लिए सिमिलर क्वांटिटीज को ही यूज करिए, डिसिमिलर क्वांटिटीज को यूज मत करिए। कुछ कुछ जगहों पे ऑथर्स ऐसा लिख देते हैं, बट ये चीजें वियर्ड है। ये एनालिसिस टोटली वियर्ड है, मतलब ये टोटली इरेशनल सा कंपैरिजन है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉगर है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दे आर टू डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ये चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसा रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए? जैसे मान लो कि अगर हमारे पास सपोजली अगर वेव हमारे लिए, इमेजिन करो कि अगर हम एक्स डायरेक्शन का प्रोपेगेटिंग वेव अगर हम दिखा रहे हैं, इमेजिन करो ये मान लो हम 3 डायमेंशनल स्पेस को दिखा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है? ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमने एक्स वाई सॉरी वाई जेड प्लेन में किसी एक डायरेक्शन में चूज कर रखा है, ठीक है? ये सोचो कि हमारा वाई जेड प्लेन है। तो इस प्लेन में सोचो, वाइजेड प्लेन में हम किसी एक डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चूज करते हैं, इमेजिन करो कि हमने इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चूज कर लिया, क्या हम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को चूज कर सकते हैं वाइजेड प्लेन में किसी एक डायरेक्शन में? अगर हमारा एक्स वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, कैसा चूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? क्या ढूंढना है आपको? क्या बताया था आपको कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अगर एक्स है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा हुआ? वाइजेड प्लेन। तो वाइजेड प्लेन में ही कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रखना पड़ेगा। मैंने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइजेड प्लेन में रखा है या नहीं रखा है? रखा है। इसका मतलब ये हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अब आपके पास
चॉइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब रैंडम नहीं हो सकता। अब चॉइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया है। क्यों? क्योंकि ई से जब आप बी को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन रख के, तो फिर आपको क्या मिलना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलना चाहिए। तो ई से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। ये एक डॉटेड लाइन मैंने बनाया जो कि दिखा रहा है कि इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज थे, या तो आप इधर चूज करते या तो इधर चूज करते। राइट? कौन सा चूज करोगे आप? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि नीचे से ही आप जब क्रॉस करोगे तब आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलेगा। आई होप आप सबको समझ आ रही है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड अपने क्या किया, हमने इधर रखा। आई होप आप सबको बात समझ आ गई है। ठीक है। बट इस तरह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कंपोनेंट ब्रेक करके आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? कंपोनेंट ब्रेक क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एक जेड कंपोनेंट आएगा और एक वाई कंपोनेंट आएगा। अननेसेसरी का इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंसने से बेटर है आप ये पूरा का पूरा डायग्राम को, जैसे अगर सोचो ये एंगल थीटा है मान लो, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना? होगा नहीं होगा? तो थीटा से घुमा दो इस पूरे डायग्राम को। तो थीटा से घुमाओगे तो वाई वाई डायरेक्शन में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन आ जाएगा? तो अब मेरे को कंपोनेंट वगैरह ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वही इकलौता तरीका है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो मैंने दिखाया वो भी एक सही तरीका है। बट अब जब आप वो करोगे ना तो आपका एनालिसिस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कि जहां पे आप एक एक फिजिकल क्वांटिटी को देखोगे तो किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करता हुआ आपको दिख रहा होगा, या तो वाई या तो जेड। मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो जेड में दिख रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आपको अकॉर्डिंगली वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा होगा। तो इससे एनालिसिस एटलीस्ट आसान हो जाएगी। जैसे स्ट्रिंग में भी याद करो आप कैसे करते थे। स्ट्रिंग को अपने एक तरफ खींचा, अब ये अगर एक्स एक्सिस बना लिया तो हम बोलते थे यहाँ पे स्नैप कर रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन हमारी वाई एक्सिस है। जरूरी तो नहीं है हमको ऐसे ऐसे स्नैप करना है, हम तो ऐसे से भी स्नैप कर सकते थे ना। बट अगर ऐसे ऐसे स्नैप करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन स्लांटेड हो गया। अब अननेसेसरी का मुझे इधर कंपोनेंट ब्रेक करो, इधर कंपोनेंट ब्रेक करो, इसलिए हमारा एनालिसिस क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राइट? समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, इसलिए हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। तो हमने क्या किया, उसको भाई बोला कि नहीं ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसी पे आप ऑसिलेट कराओ, उसके बाद वेव को समझो। तो वो सबसे आसान तरीका है। तो सेम चीज अब हम भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इस तरह हम समझ चुके हैं कि ठीक है ऐसे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट हम साथ में ये भी समझेंगे कि भाई इससे एनालिसिस हमारी जो है थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। हम इस मुश्किल एनालिसिस में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे ले लेंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे आ जाएगी। ठीक है? तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन electric field is chosen along y-axis and magnetic field along z-axis. Therefore, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा हमने ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा आपका जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी, दिस विल बी बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और ये हो जाएगा के कैप। आपको याद है स्टैंडर्ड एसएचएम सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन तो याद होगा एटलीस्ट, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एग्जैक्टली सेम चीज है, देख लो यहाँ पे। बस यहाँ पे वो y की जगह हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है। ए की जगह मतलब एम्पलीट्यूड, उसके जगह हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, उसको ही उनका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एंड अकॉर्डिंगली बाकी रिप्रेजेंटेशन तो वही है। जे कैप और के कैप हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि भाई किस तरफ वेक्टर है। आपको बात समझ आ रही है? ये नहीं लिखने से आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। आपको वो डायरेक्शन तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में इनका ऑसिलेशन हो रहा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर आप ई क्रॉस बी से आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पता करते हैं। आप देखो जे क्रॉस के करोगे क्या डायरेक्शन आता है, आई आता है ना, और वो एग्जैक्टली क्या है, आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दे भी रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये बात समझ आनी चाहिए। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो सिंप्लीफाइड व्यू अगर देखोगे तो उसका ड्रॉ करते हैं। आराम से ड्रॉ करना क्या है, घर पे आराम से स्केच पेन लेना,
उठाना ब्लू कलर, रेड कलर और रंगीन करना। ठीक है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे देखो जो चीज मैंने बोला है वही चीज यहाँ पे दिख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। और साथ में एक और चीज आप नोटिस करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में जब हो रहा है, तो जब वो अपने एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच रहा है। वो चीज ध्यान रखने की चीज है। देखो जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये देखो ये अपना एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंचा है, और यहाँ पे चेक करो ये भी अपना क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच रहा है, राइट। तुम देखो यहाँ पे दोनों जीरो एक साथ हैं, दिख रही है आपको। यहाँ पे देखो वापस से ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा, देखो ये भी अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा, डू यू सी दैट। तो ये ही बेसिकली आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रखा है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, एक में जस्ट एक एनिमेशन में आप देख पा रहे हो, वेव आपका एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में हो रही है। जो एकदम एक्सट्रीम एंड पे दिख रहा है ना आपको, जहां पे रेड कलर और ब्लू कलर के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस मार्क कर रखा है, राइट। वहां पे बस देखो आपको समझ में आ जाएगा, एक ही लोकेशन पे कंसंट्रेट करने से आपको समझ में आएगा कि ऑसिलेशन कैसे हो रहा है एक लोकेशन पे। और वो लोकेशन एकदम एक्सट्रीम एंड वाला जो दिखा रखा है उसी को देखो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ब्लू कलर का एरो को बस नोटिस करो कैसे चेंज कर रहा है, जीरो वैल्यू, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, फिर जीरो, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम एंड, फिर जीरो। और ये क्या है, ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर लाइन पे होती जा रही है, राइट। इसकी वही चीज आप किसी भी जगह पे देखोगे तो एग्जैक्टली वही हो रही है। बट यही चीज आपको जब आप एज अ होल देखते हो तो आपको दिखता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करके जा रही है। आई बात समझ में आप सभी को, ठीक है। तो यही चीज जो है वो वहां पे ही दिखाई गई है, बस यहाँ पे ये एनिमेशन के फॉर्म में चल रहा है। वहां पे हमने एक स्नैपशॉट ले रखा है जो वहां पे दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें ये जो पीक वैल्यू है, ये वाली पीक वैल्यू आपकी, यहाँ पे पीक वैल्यू अगर मार्क करें इसमें, ये पीक वैल्यू आपकी ई नॉट की होगी, दिस इज ई नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड में जो पीक वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे, दिस वैल्यू वही है बी नॉट। देखिए सभी ने, इसमें आप ध्यान रखना कि अगर आपको ई और बी का रेशियो जो आपको बताया, ई और बी का रेशियो, ये क्या आना चाहिए था, सी। तो क्या ये ई नॉट और बी नॉट से भी मैच करेगा, है कि नहीं होगा। क्योंकि ई और बी को जब आप मैग्नीट्यूड में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस कोई एक्स वाला टर्म तो कॉमन ही है, तो आपस में ही कट जाएंगे। ई और बी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को इंडिकेट करते हैं, बट ई नॉट और बी नॉट क्या है, पीक वैल्यूज को इंडिकेट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का भी अगर आप रेशियो लोगे और पीक वैल्यूज का भी अगर रेशियो लोगे, तो दोनों से ही आपको क्या मिलेगा, वो स्पीड ऑफ लाइट ही मिलने वाला है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, तो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। और वेव इक्वेशन से हम कैसे निकालते हैं स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कैसे निकालते हैं, वी इज ओमेगा बाई के। तो यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे के है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके लिए, दिस विल बी ओमेगा बाई के हो जाएगा। ये ऑब्वियसली ये जो सी लिखा है हमने, ये सी क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होगा। ये वैक्यूम में होगा जरूरी नहीं है। अगर ये वेव जो है अगर वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करके किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रही है, पानी में ट्रैवल कर रही है, तो पानी के अंदर में जितनी भी स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन आपको मिलेगी वो वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। ये वाली स्पीड ऑफ लाइट जब आप किसी मीडियम के साथ रिलेट करते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सी किसी भी मीडियम में निकालनी है, अगर आपको सी निकालनी है तो ये वैल्यू आती है 1/, आपको याद है एक्सप्रेशन, रूट अंडर ऑफ अपसिलन नॉट म्यू नॉट, याद रखा है आपने। बट ये एक्चुअली क्या है, अपसिलन आर इंटू अपसिलन नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट है। आपको बात समझ आ रही है। ये क्यों किया, वो अपसिलन नॉट म्यू नॉट जो है वो वैक्यूम के लिए है, बट हम तो यहाँ पे किसी भी मीडियम के साथ वेव का प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके लिए, दिस विल बिकम सी इन वैक्यूम हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट अपसिलन आर म्यू आर हो जाएगा। अगर उसने कह रखा है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें आपका वेव प्रोपेगेट कर रहा है, तब उस केस में क्या करोगे, तब उस केस में म्यू आर का वैल्यू 1 ले लेना। म्यू आर 1 किसके लिए होगा, जिसमें कोई इंडक्शन नहीं करवा सकते आप, तो उस केस में म्यू आर 1 ले लेंगे, और उस केस में अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेंगे। बाकी एप्सिलॉन आर आपसे पूछ ही सकते हैं, एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं हो सकता है आपको ये वेव इक्वेशन में ओमेगा और के का वैल्यू दे दूं, और आपसे ये पूछ लूं कि बताओ उस मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है।
तो वो कैसे निकालोगे? पहले तो स्पीड ऑफ लाइट निकालना पड़ेगा उस मीडियम में, v इक्वल टू ओमेगा बाई के करके, और उसके बाद ये फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन वैक्यूम डिवाइड बाई रूट अंडर एप्सिलॉन आर म्यू आर करके। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तो है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन। हेडिंग डालिए, एनर्जी डेंसिटी इन ई एम वेव। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भी अब तक पता है फॉर्मूला वाइज, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भी पता है फॉर्मूला वाइज क्या है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? डी यू ई बाई डी वी अगर लिखें, कितनी होती है? हाफ अपसिलन नॉट मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, राइट? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा? हाफ अपसिलन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, होगा ना? ठीक है। आपको याद है साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है? हाफ। तो अगर उसने पूछ लिया हमसे कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी बताओ, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, वहां पे हाफ के साथ क्या होगा? एक और हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 की तरह याद मत रखो, वैसे ही याद रखो। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है, और ई स्क्वायर में ई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या लिखते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब किसी ने बोला एवरेज वैल्यू लिखो, तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है? हाफ। तो ये सारा मेंटली कैलकुलेशन होगा ना, तो वो गलती होने के चांसेस कम होंगे। समझ आ रही है? तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे, दिस विल बिकम हाफ ऑफ अपसिलन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, एंड इसके साथ एक एडिशनल हाफ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही याद रखना, तो ये गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ हाफ लिखना है, कहाँ 1/4 लिखना है, ऐसे नहीं याद रखते हैं। तो ऐसे ही याद रखो तो याद रहेगा। अब सिमिलर तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालें, डी यू बी बाई डी वी निकालें, ये रिजल्ट बताओ क्या है? बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। ये बहुत कम लोगों को याद था क्योंकि कोरस में जवाब नहीं आई। बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। अब बी स्क्वायर की वैल्यू भी सेम तरीके से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट। फिर से अगर पूछा कि एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बताओ, डी यू बी बाई डी वी। अब ये वैल्यू क्या आएगी आपके लिए? दिस बिकम्स बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट, और इसके साथ क्या होगा? ये आपके पास एक हाफ एडिशनली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कशन में आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, उनको तो कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, दोनों ही तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रहा है। तो हम इनमें तो पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक बार ट्राई करते हैं कि इन दोनों को समझने के लिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कौन सी रिलेशन हमको हेल्प करने वाली है? ई इक्वल टू बी सी, राइट? ई बाई बी का रिलेशन क्या था? सी, रिमेंबर? तो ई इक्वल टू बी सी का रिलेशन हम डाल देंगे वहां पे, हमको मिल जाएगा ये रिलेशन। तो एक बार कंपेयर करते हैं, ठीक है? लेट्स सी। हम एक काम करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से एक बार रिलेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है? डी यू ई ओवर डी वी लिखा हमने, तो लिखा हमने हाफ अपसिलन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और ई को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बी बाई सी लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा हाफ अपसिलन नॉट इंटू, सॉरी, बी इंटू सी लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए वेव इक्वेशन लिखते वक्त हमने मीडियम कौन सा माना हुआ है? वैक्यूम माना है, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा हाफ अपसिलन नॉट ई स्क्वायर लिख रहे हैं, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट लिख रहे हैं, मतलब हम वैक्यूम के साथ डील कर रहे हैं, हम यही मान रहे हैं। तो एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, सो हाफ अपसिलन नॉट, ये हो गया बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू याद है आपको कितनी है? 1/√अंडर अपसिलन नॉट म्यू नॉट, उसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? 1/अपसिलन नॉट इंटू म्यू नॉट, यही तो होगा। अपसिलन नॉट तो कट गया। अब देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचा? बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। आपको दिख रही है कुछ इंटरेस्टिंग चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी एनर्जी डेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड की जितनी एनर्जी डेंसिटी है, दोनों वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकली सेम ही आई है। तो हम कैसे बोलेंगे किसी एक को बड़ा है किसको दूसरे को छोटा है? दोनों ही एनर्जी प्रोपेगेट करा रही है और दोनों की एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल क्या है? आइडेंटिकल है। ये थ्योरी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी कंपेयर करो। कोई अगर सिर्फ और सिर्फ अधूरा ज्ञान सोचेगा, ई और बी का रेशियो से खाली याद करेगा कि ई बाई बी सी, अरे बाप रे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो वो चीज क्या होगा? गलत हो जाएगा वहां पे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सो देयरफॉर इसको स्टेटमेंट में भी लिख के रखेंगे क्योंकि थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयरफॉर द एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
and magnetic field in EM wave is identical। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो अब अगर मुझे कोई पूछे टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो क्या टोटल एनर्जी डेंसिटी बता सकते हैं? बता सकते हैं, नहीं बता सकते? ऑब्वियसली बता सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे, एनर्जी तो है। एनर्जी क्या होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं। एक साथ आपकी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोपागेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपागेट कर रही है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को अपने को सम करना पड़ेगा। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर निकालें, टोटल एनर्जी डेंसिटी, इसको डी यू बाई डी वी बस लिख रहे हैं, तो दैट विल बी डी यू ई बाई डी वी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, प्लस डी यू बी बाई डी वी, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। और अब सिंस दोनों ही हमको पता है सेम ही है, तो इसको टू टाइम्स ऑफ डी यू ई बाई डी वी भी लिख सकते हो आप, और चाहो तो इसको टू टाइम्स ऑफ डी यू बी बाई डी वी भी लिख सकते हो। और जब आप ये लिखोगे तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, हाफ अपसिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं आप टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई टू मी नॉट। यहाँ ई और बी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ई नॉट बी नॉट क्या है, पीक वैल्यूज। अब अगर किसी ने पूछा कि बताओ एवरेज ऑफ एनर्जी डेंसिटी कितनी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज कितना है, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, टू टाइम्स ऑफ हाफ अपसिलॉन नॉट। अभी किस में कन्वर्ट होएगा, ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, और इसके साथ क्या होगा, एडिशनल हाफ आएगा। आपको याद रखने का तरीका समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब सब्सटीट्यूट करोगे तो साइन स्क्वायर टर्म आ जाएगा, और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो उस तरह से याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड में भी करोगे तो सेम तरीके से ही आएगा, टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ये, पी नॉट स्क्वायर बाई टू मी नॉट, और इसके साथ एक एडिशनल हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान रखना यहाँ पे, ई कॉमा बी जहां भी मैंने लिखा है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड टी, क्योंकि दोनों में ही एक्स और टी है। डिपेंडेंट ऑन एक्स कॉमा टी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली वैल्यू आ रही है। और ई नॉट और बी नॉट जो है, ये आपके पीक वैल्यूज हैं, पीक वैल्यूज, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड टी है। चलो अभी नई टर्म को डिफाइन करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर हेडिंग डालिए। पॉइंटिंग वेक्टर, इसे एस वेक्टर से इंडिकेट करेंगे। ओके, पॉइंटिंग वेक्टर पहले डेफिनेशन लिखिए क्या है, उसके बाद फिर आपको इसका मैथमेटिकल एनालिसिस दिखाएंगे। लिखिए, फॉर एन ईएम वेव, फॉर एन ईएम वेव पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स, फॉर एन ईएम वेव पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy being propagated, amount of energy being propagated per unit area, per unit time, per unit area, per unit time, where the area chosen has to be perpendicular to the direction of propagation of wave, where the area chosen has to be perpendicular to the direction of propagation of wave. Area chosen has to be perpendicular to the direction of propagation of wave. देखो, इमेजिन करो कि हमारे पास ऐसा एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने एक वेव को प्रोपेगेट करा रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी एक्स डायरेक्शन मान लो ट्रैवल कर रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। हमने यहाँ पे कोई भी एक वेव को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ की तरह।
ये रहा। सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को दिखा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपोनेंट मैंने आपको दिखा दिया और मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा रहा हूँ, तो आपको एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है या नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे अपने को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलना चाहिए। हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज और मैग्नेटिक फील्ड का फेज क्या है, सेम है। हमको ये भी पता है कि ई और बी का जब हम रेशियो लेते हैं तो हमको सी मिलती है। तो इसका मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअली कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। मतलब इसी वजह से क्या करते हैं, जब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाना होता है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखा देते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाते भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो जो समझ रहा है, जो पढ़ रहा है इस टॉपिक को, उसको ये बात समझ आ रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कपल्ड है। वो इंडिपेंडेंट नहीं चल सकते, वो हमेशा एक साथ ही चल रहे हैं। बस आपको दूसरी चीज को खुद से इमेजिनेशन करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रखा है जो हमारी वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। मान लो हम किसी भी एक लोकेशन पे कंसंट्रेट करते हैं, लेट अस से हम यहाँ पे कोई एक लोकेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये एक लोकेशन है मान लो, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मैं एक्स मानता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है तो आपको ऑलरेडी पता है। डू वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेशन एक्स एट अ टाइम टी ये कितनी है? ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या लिखी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो है, राइट। तो ये वाली वैल्यू तो आपको इस जगह की पता है अभी कितनी है, अगले पल ये बदल जाएगी। तो ऑब्वियसली अलग अगले बदल नहीं है। तुम सोचो कि ये वेव जो है अभी आपको यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, बट इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ डी टी क्या ये वेव प्रोपेगेट करके आगे चला जाएगा? तो अगर मैं इस वेव को थोड़ी देर के बाद दिखाऊं, डी टी टाइम के बाद दिखाऊं, तो ये वेव अब कैसा दिखने वाला है मेरे लिए? थोड़ा सा शिफ्टेड दिखने वाला है, राइट। इसको मैं शिफ्ट होता हुआ दिखा रहा हूँ। ये हमारी वेव जो है वो प्रोपेगेट करके थोड़ी आगे मूव कर चुकी है। ये वाली जो वेव ड्रॉ कर रखी है पहले डार्क लाइन से दिखा रखी है, दिस इज एट टाइम टी, ठीक है। और ये वाली जो वेव दिखा रखी है दिस इज एट टाइम टी प्लस डी टी। डी टी टाइम के बाद बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल आपको लेना है। इस छोटे से टाइम इंटरवल में सोचो, यहाँ पे जो वेव की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई है, दिख रही है आपको? इस लोकेशन एक्स पे थोड़ी सी कम हो गई है, बट थोड़ी सी कम हुई होगी क्योंकि dt क्या है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है। आपके डायग्राम में चाहे वो जितना बड़ा दिख जाए, क्योंकि वो आपने बड़ी शिफ्टिंग दिखा दी है, बट आपको शिफ्टिंग क्या करना था, बहुत ही छोटे अमाउंट से करना था। अगर बहुत छोटे अमाउंट से शिफ्टिंग करेंगे तो फिर आपको ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या दिखेगी, वही दिखने वाली है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो ये डिस्टर्बेंस जो पहले यहाँ थी अभी यहाँ पे आ चुकी है। आ चुकी नहीं आ चुकी है? तुम देखो ये डिस्टर्बेंस जो है वो शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ जा चुका है। आ रही बात समझ में आपको? तो ये चीज को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखो कि ये डिस्टर्बेंस शिफ्ट होके अब यहाँ आ चुकी है। क्या अब हम ये लोकेशन को कह सकते हैं, ये लोकेशन x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, x प्लस डी एक्स हो जाएगी। कैपिटल X लिखा है जस्ट वो x एक्सिस को मार्क करने के लिए, और स्मॉल x लिख रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स को मार्क करने के लिए। तो यहां से यहां आप शिफ्टिंग दिखा सकते हैं कि भाई ये शिफ्ट जितनी हो गई है ये dx अमाउंट से शिफ्ट हो गई है, ठीक है। वेव कितनी स्पीड से प्रोपेगेट कर रहा है आपको याद है? हाँ, c स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो इस dx को क्या लिख सकते थे हम, c इंटू डी टी लिख सकते थे क्या? तुम ये सोचो कि इस पूरे रीजन में सोचो, यहाँ पे ये जो रीजन दिख रहा है, मतलब ये एक्चुअली ये वाला रीजन सोचो, ये वाला रीजन, ये पतला सा रीजन जो है, इस पतले से रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट यही वाली वैल्यू रहेगी। ये बात आपको समझ आ रही है? इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यू डोंट एक्सपेक्ट वेरी लार्ज चेंजेस इन दिस वैल्यू, बिकॉज यू हैव चोजन अ टाइम इंटरवल विच इज अ वेरी स्मॉल चेंज। तो इसी वजह से मैं इस पूरे रीजन में मान सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो तुम सोचो, अब ये जो एक रेड कलर की लाइन है, एक रेड कलर की लाइन है, उसको एक प्लेन की तरह सोचो, ठीक है। एक प्लेन है, जैसे मेरा हाथ ही है, सोचो ये प्लेन है। अब इस प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक लाइन पे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यहाँ पे भी आ रहा है, 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 ये पूरे रीजन में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पूरे रीजन में हर जगह क्या आपको दिख रही है, सेम दिख रही है। अब ये यहाँ से शिफ्ट होकर, अब जैसे यहाँ से सोचे तो यहाँ से शिफ्ट होकर अब यहाँ आ चुका है। तो अगर मैं सोचूं तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऑसिलेशन तो दिख रहा है ना। तुम सोचो अगर 10 लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, सोचो जिसमें एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सोचो कि कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे। अगर ये वाला इंसान सपोजली यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि इसके आगे जो भी खड़े थे
वो सब इसको क्रॉस करके जा चुके हैं। समझ आ रही है? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां वाला वेव जो डिस्टर्बेंस यहां पे था, वो अगर यहां पे पहुंच चुका है टाइम dt के बाद, तो इसके आगे जितना भी वेव था, जो ऑसिलेशंस थे, वो भी तो क्रॉस कर चुके हैं उसको। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इस रीजन में है, वही तो क्रॉस करके इसको गई होगी। समझ आ रही है? तो मैं इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है अगर ये निकाल लो, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि इसके अंदर से कितनी एनर्जी प्रोपेगेट करके निकल गई है। दैट इज व्हाट वी विल डू नाउ। ठीक है? तो हमको क्या करना है यहाँ पे? नाउ व्हाट वी डू इज, अगर मैं डी यू, एनर्जी प्रोपेगेटेड इन टाइम डी टी निकालूं, ठीक है? डी यू रिप्रेजेंट्स एनर्जी प्रोपेगेटेड, एनर्जी प्रोपेगेटेड थ्रू chosen cross section at x equal to x, energy propagated through chosen cross section at x equal to x at time, in the interval लिखेंगे, at time नहीं, in the interval, in the interval t, small t लिखेंगे, t to t plus dt, t plus dt। therefore du की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी डी यू बाई डी वी, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम डीवी। समझ आ रही है? एनर्जी डेंसिटी जो भी होगी उस लोकेशन की, उस एनर्जी डेंसिटी के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? डीवी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी आपको याद है कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, मैग्नेटिक फील्ड का भी है, और दोनों का वैल्यू सेम है। तो किसी एक का लिख के हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे? हाफ अपसिलन नॉट ई स्क्वायर, नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है? ये ई स्क्वायर, और इसके साथ फिर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना। वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? ए टाइम्स ऑफ डी एक्स, राइट? एरिया इंटू थिकनेस, और थिकनेस dx जो था वो कितना था? सी डी टी। देखो तो आपको अभी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, क्या आपको ये मिल रहा है? आप आरएचएस का जो dt है उसको एलएचएस में लेके आ जाओ, और आरएचएस का जो एरिया है उसको भी एलएचएस में लेके आ जाओ। अब सोचो ये फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है ये? डी यू वॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपेगेटेड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ dt थ्रू एन एरिया ऑफ ए। तो डी यू बाई डी टी बाई ए क्या हो गया? एनर्जी प्रोपेगेटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हो गया। और ये तो हमको निकालना था, राइट? अब देखो आरएचएस में जो भी बच रहा है वही बेसिकली क्या है? तुम्हारा पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू है। यहाँ से ये टू टू कैंसिल कर देते हैं, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? देखो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी आ रही है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ई की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? बी इंटू सी। सब्सिट्यूट कर लेते हैं तो यह देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू बी इंटू सी, और सी के साथ एक और सी भी बचा हुआ है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो बचा क्या आपके पास? म्यू नॉट नीचे बचा, तो बचा क्या आपके पास? ई बी ओवर म्यू नॉट आ गया। ये अब आपका सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। अब देखो इसको वेक्टर क्यों बोला हमने? वाई वाज इट कॉल्ड वेक्टर? ठीक है, एक तो हमको समझ में आ गया कि क्या इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कितना एनर्जी प्रोपागेट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बट इसको हमने वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में ईबी का प्रोडक्ट आ गया है। ई और बी आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और हमको ये भी पता है कि अगर मैं ई से बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे को डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी मिल जाता है वेव का। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर वेव अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो एनर्जी भी किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ई क्रॉस बी कर दूं न्यूमरेटर में, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, मुझे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो दिस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों एक साथ ही आपको मिल जाती है, इस वजह से अब हम उसको वैसे ही याद रखेंगे। सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको? ई क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई म्यू नॉट कर लेंगे। एंड देयरफॉर अब हम इस वेक्टर की वैल्यू को वेक्टोरियल लिख सकते हैं। दिस इज ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, दैट्स इट। और साथ में आप एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन भी ध्यान रखना, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? पॉइंटिंग वेक्टर की ऐसा यूनिट क्या होगी? अब आप ई बी से करोगे तो अब इस जन्म में तो पहुंचोगे नहीं। ई बी बाई म्यू नॉट करोगे तो इस जन्म में पहुंचोगे नहीं। डेफिनेशन याद करो क्या है?
एनर्जी प्रोपागेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर, वॉट, और पर यूनिट एरिया वॉट पर मीटर स्क्वायर, यही इसका ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, सो ऐसा यूनिट विल बी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या हमने पहले डिफाइन किया वेव्स चैप्टर में? साउंड वेव्स में इंटेंसिटी डिफाइन किया था, याद है आपको? एनर्जी प्रोपागेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। राइट, ये सेम चीज ही तो है। बट साउंड वेव्स के लिए एक अलग चीज है, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, ये साउंड वेव से कंपेयर नहीं कर सकते। साउंड का जो ऑडिबल रेंज होता है वो हार्डली 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, बस इसी रेंज में ही हमको साउंड सुनाई दे सकता है। दूसरे किसी जानवर की बात करें तो वो अलग अलग रेंज में सुन सकते हैं। डॉल्फिन उससे भी हाई सुन सकते हैं, कुत्ते उससे भी हाई सुन सकते हैं, बट हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं। बट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स हैं। जैसे अगर लाइट की बात कर लेते हैं, लाइट का वेवलेंथ का रेंज आपको पता है क्या है? 400 to 700 नैनोमीटर, रफली वही है, रफली वही है। तो अगर देखोगे तो 4,000 एंगस्ट्रॉम रफली बोल सकते हैं। 1,000 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के लिए ध्यान रख लो, क्योंकि चार और चार 4,000 का 4 को ड्रॉप करते हैं। 1,000 एंगस्ट्रॉम, 1,000 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो? 10⁻⁷ स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 10⁸ राइट। वी इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ। एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? V इज एफ लैम्डा, एफ इज V बाई लैम्डा। V कितना है? 10⁸ लैम्डा कितना है? 10⁻⁷। न्यूमरेटर में जाएगा कितना? 10⁻15। मतलब एक सेकंड में 10⁻15 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है ये। एक सेकंड में 10⁻15 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको सिर्फ मिड रेंज का ही बताया है, ये लाइट के लिए है। आप इससे हाई फ्रीक्वेंसी पे जाओगे फिर गामा रेडिएशन, तो अब उस पर तो खैर अलग ही बात हो गई। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। तो जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं तो हम इस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इनका किसी लोकेशन पे कैलकुलेट करें, इसका बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस बनता नहीं है। ये फॉर्मूला किसके साथ है? देखो, ई बी बाई म्यू नॉट आया है। ई बी क्या थे आपके? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एक जगह पे इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होगा, मतलब एक सेकंड में सोचो 10⁻15 टाइम्स चेंज हो रहा होगा। तो 10⁻15 टाइम चेंज हो रहा है एक सेकंड में, तो हमको इसका परसेप्शन भी नहीं होने वाला है। अगर कोई भी डिवाइस आप वहां पे लगाओगे कि भाई ठीक है चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, हम इसका इंटेंसिटी या पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू मेजर कर लेते हैं, तो मेजर ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है कि आपको परसेप्शन ही नहीं होने वाला। तो जो वो मेजर करेगा वो क्या होगा? उसका एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। और जब हम एवरेज वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे, तब हम उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव बनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछेंगे तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। और पॉइंटिंग वेक्टर की अगर आपने एवरेज वैल्यू ली तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? ई और बी दोनों में क्या है? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो एक्सप्रेशन जब सब्स्टिट्यूट करोगे क्या हो जाएगा? ई नॉट वी नॉट आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी है? हाफ। तो वहां पे एक हाफ इंसर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, मेंशन करें इसको। देखिए, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर are changing so quickly, so quickly that they don't hold much significance. They don't hold much significance. फिर से देख लिखिए, any detectors, any detectors placed in the path of incident rays, any detectors placed in the path of incident rays will not be able to measure, will not be able to measure the instantaneous values, will not be able to measure the instantaneous values, and hence will give us the average value, and hence will give us an average value. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, the average value of average value of pointing vector is termed as intensity of wave, intensity of EM wave लिख लेना, intensity of EM wave. Therefore मैथमेटिकली ऐसे लिख लीजिए, I is equal to
एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। और जब आपने इसका एवरेज लिया तो यहाँ पे ई नॉट बी नॉट हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा, और फिर डिवाइड बाई म्यू नॉट रहेगा। और इसी का आपको एवरेज लेना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर का फिर से एवरेज लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट बी नॉट बाई टू म्यू नॉट आ जाएगा। इसको ऐसे याद मत रखना, ई नॉट बी नॉट बाई टू म्यू नॉट होता है, ऐसा नहीं याद रखना है आपको। ये याद रखना है कि इंटेंसिटी इज एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, बस इतना याद रखना है। और पॉइंटिंग वेक्टर तो आपने याद रखा है, वो क्या है, ई बी बाई म्यू नॉट है। ई और बी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। तो जब आप उनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे एवरेज निकालने के लिए, तो साइंस का टर्म आना ही है। और साइंस पे जैसे ही आएगा उसका एवरेज वैल्यू आपको याद आ जाएगा कि वो हाफ होता है, तो वहां से आ जाएगा। इसी को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। देखो तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज ई नॉट बाई रूट टू इंटू बी नॉट बाई रूट टू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों लिखा मैंने इसको ऐसा? आरएमएस वैल्यूज हैं, क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन का आरएमएस वैल्यूज क्या होता है, पीक वैल्यू बाई रूट टू होता है। तो ये बेसिकली क्या बन गया आपके लिए, ई नॉट बाई रूट टू मतलब ई आर एम एस बन गया, ये आपका बी आर एम एस बन गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, मी नॉट हो गया। तो ये भी आपकी पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो इस फॉर्म में यूज करके, आपको याद है आरएमएस वैल्यूज के और भी क्या नाम है, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। आपको हो सकता है कि मैं क्या करूँ, एक लाइट बल्ब जला दूं, ठीक है, एक लाइट बल्ब बोल दिया जल गया। और लाइट बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो उससे आप क्या सोच सकते हो, एक पॉइंट सोर्स की तरह सोच सकते हो। तो पॉइंट सोर्स से जो रेडिएशन निकल रही है, वो बेसिकली क्या होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करेगी। तो उस स्फेरिकल वेव फ्रंट में मैं आर डिस्टेंस पे जाके आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, आप ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पावर ऑफ बल्ब तो दिया हुआ ही होगा। और पावर ऑफ बल्ब जब दे दिया ना, मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है ये बता दिया। जैसे 60 वोल्ट का बल्ब है, तो 60 वोल्ट का बल्ब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये पता है आपको, 60 जूल पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। बट इसका कितना पोर्शन वो लाइट में कन्वर्ट कर पा रहा है, ये उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, और वो एफिशिएंसी आपको दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप 100% एफिशिएंट मान के कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मेरे को बोल दिया उसने कि एक 60 वाट का बल्ब है जो 80% एफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंट मतलब कि वो लाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 80% ऑफ 60 जूल्स कर लेंगे, 60 जूल्स पर सेकेंड, यही क्या हो गया, उसका पावर हो गया। अब आर डिस्टेंस पे अगर हम जाएंगे तो आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो पावर पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट बनने वाला है। ये क्या हो गया, उसका इंटेंसिटी हो गया। और ये इंटेंसिटी अब आपको पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर होती है। और पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू क्या आई थी, ई आर एम एस बी आर एम एस बाई म्यू नॉट। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और बी आर एम एस क्या होती है, ई आर एम एस बाई सी रहती है। देखो यहाँ पे ईआरएमएस का निकालने का तरीका बता चल गया आपको, समझ आई, यही टर्म आपको निकालना होगा वहां पे। आई बात समझ में, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे ये मेंशन कर लीजिएगा, ध्यान रहे आपको ये सब चीजें। बहुत लोगों ने ईएम लास्ट चैप्टर के क्लास मिस किए थे, बहुत लोग हैं इस क्लास में जिन लोगों ने लास्ट चैप्टर का क्लास मिस किया है, मतलब एसी का। और ये ध्यान रखना कि एसी आप अगर क्लास नहीं ध्यान से किया है तो फिर आपको कभी समझ नहीं आने वाला। बहुत लोग हैं ऐसे कलाकार, जो लोग जिनको पहले कुछ नहीं समझ आता था, अभी क्लास करने के बाद एटलीस्ट एसी विजुलाइज कर पाते हैं आप। मेन होती है विजुअलाइजेशन, कि आप एसी को विजुलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब इतनी बातें मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इफेक्टिव वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू, तो आधे लोग जो लोग क्लास अटेंड नहीं किया उनको तो पता ही नहीं चल रहा होगा भाई क्या बोल रहा है, पता नहीं कौन सा होता होगा, 1/√2 करते होंगे, बट 1/√2 कब करते हैं ये आपको नहीं पता है। तो वो चीज़ों का गड़बड़ होगा अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो। क्लासेस एटलीस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी चल रहे हैं, तो ये सब मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्योंकि टीचर थोड़ा वेला बैठा हुआ है, वो तो आ जाता है टाइम पे क्लास लेने। आप लोग तो थोड़े ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है ना आप लोग का, जगह जगह टेस्ट देना होता है, सेल्फ स्टडी करना होता है। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एडवाइस दे रहा हूँ कि बीच में कभी अगर मौका मिले तो एक बार वीडियो निकाल के देख लेना, ग्रुप में पड़ा हुआ ही है, ठीक है। ओके, सो जस्ट यहाँ मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे ईआरएमएस, ये आपके वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन वो बल्ब वाले एग्जांपल को ही रख लेंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, कंसिडर अ 60 watt bulb, consider a 60 watt bulb which is 80% efficient in converting electrical energy to light energy, which is 80% efficient in converting electrical energy to light energy. Full stop. Find
find the effective value of find the effective value of the electric field. Find the effective value of the electric field of the light wave at a distance of root under pi meters. At a distance of root under pi meters. रूट अंडर पाई लिखो फिर मीटर्स लिख लो, बस इतना ही है। कैलकुलेशन करो, देखो जल्दी से कितनी आ रही है। लेट्स सी, आपको वैल्यूज तो बता दिया कैसे करना है। देखो मैं करता हूँ, चेक करो। तो आपको दिया हुआ क्या है, एक बल्ब है और ये बल्ब की पावर दे रखी है उसने, ये है 60 वॉट। और ये 60 वॉट में भी कितना एफिशिएंट है, 80% एफिशिएंट है। तो यहाँ से जो लाइट रेज निकल रहे होंगे हर डायरेक्शन में, तो इसके लिए उसने पूछा है एक डिस्टेंस कितना, ये रूट अंडर पाई। ये क्यों दिया है रूट अंडर पाई, आपको ये समझ आएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है। ये सोचो, हमें आर डिस्टेंस पे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ निकालनी है। इफेक्टिव मतलब ईआरएमएस ही निकालना है, राइट। ईआरएमएस पूछी गई है। तो पहले क्या करेंगे, सिंस 80% एफिशिएंट है तो क्या करेंगे, 80/100 इंटू 60। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, पावर। पावर पर यूनिट एरिया, दिस इज पावर ऑफ रेडिएशन आप कह सकते हैं, राइट। ये पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये पावर पर यूनिट एरिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा। तो इंटेंसिटी इज पावर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया। ठीक है। और इंटेंसिटी को हम ऐसे भी जानते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है। पावर की एक्सप्रेशन क्या आएगी, 80/100 इंटू 60 एंड डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितनी है, 4 पाई r स्क्वायर। और r कितनी है, रूट अंडर पाई। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, करेक्ट है। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 10, राइट। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से ये तो आपस में कट गए, 48 आ गया। 48/4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12/10 करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, करेक्ट है ना। ये हो गई आपकी वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू आ गई है, करेक्ट है। और एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर क्या होती है, E b/μ0। पहले पॉइंटिंग वेक्टर है, फिर अगर इनका एवरेज लेना है तो E0 b0/2 μ0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसे, E RMS × B RMS डिवाइडेड बाई μ0। 2 नहीं रहेगा, राइट, है ना, क्योंकि RMS डाल दिया है यहाँ पे। और BRMS को क्या लिख सकते हैं हम, ERMS/C। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, दिस इज ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। और C कितनी है, 3 × 10⁸। μ0 कितनी है, 4 पाई × 10⁻⁻7। और ये हो जाएगी 1.2। यहाँ पे 10⁻⁻7 और 10⁸ का ये गया। और यहाँ से ERMS की स्क्वायर आपको मिल गई है। ये 10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 12 बन जाएगा। 12 × 12 हो गया। और इंटू पाई आ रहा है, कैन सी दैट। तो यहाँ से ERMS की वैल्यू आपको मिल गई है। ERMS बिकम्स 12 इंटू रूट अंडर पाई। ये आपका मीटर्स में, सॉरी मीटर्स कह रहा हूँ, ये आपका न्यूटन पर कूलम आंसर हो जाएगा। ये आंसर है, ऐसा यूनिट ही सारा है। वैल्यू रूट अंडर पाई की रफली कितनी होगी, रफली 1.75 के आसपास, 1.7677 ऐसे आसपास ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट अंडर 3 कितना होता है, 1.73। उससे थोड़ा ही तो बड़ा होगा। तो 1 अगर आपको 4 ऑप्शन दिए उससे मिलाने के लिए क्या है, तुरंत से फीड करके चेक कर लेंगे, जो भी नियरेस्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेटिंग डालिए। मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो 4 इक्वेशन जो है, इनमें से 2 रिलेटेड हैं आपके फ्लक्स के कैलकुलेशन से, और 2 रिलेटेड हैं लाइन इंटीग्रेशन के कैलकुलेशन से। दो मतलब दो दो जब मैं पेयर बोल रहा हूँ तो एक आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, 2 बनेगा। ठीक है। और जब हम फ्लक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एक लॉ याद करने की कोशिश करें,
इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स का रिलेटेड लॉ कौन सा है? गॉसेस लॉ। तो उसी को ही बेसिकली एक लॉ माना मतलब मैक्सवेल के एक इक्वेशन में माना जाएगा। फिर वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स से भी रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम किसी भी क्लोज सर्फेस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं वो कितना आता है? 0 आता है। रिमेंबर, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा क्लोज फील्ड लाइंस होते हैं। तो यही दो आपको पहले लिख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो चार इक्वेशन है इसमें से दो रिलेट ऐसे याद रखोगे तो याद रह जाएंगे। तो टू रिलेटेड विथ फ्लक्स ऑफ रेस्पेक्टिव फील्ड। तो पहला बना आपके लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। दूसरा बना आपके लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसी को ही दो मैक्सवेल की इक्वेशन में जानेंगे। बाकी दो हैं लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड। टू रिलेटेड विथ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ रेस्पेक्टिव फील्ड। लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपने कोई लॉ पढ़ा है? ई डॉट डी एल या बी डॉट डी एल ऐसा कुछ पढ़ा है? एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़ा है बी डॉट डी एल का? और ई डॉट डी एल कहाँ पढ़ा है? ई डॉट डी एल कहाँ पढ़ा है? बहुत पास में पढ़ा है, बहुत पास में। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। हाँ बोलो पूरा। पैराडाइज लॉ। पैराडाइज लॉ, जहाँ पे टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका ही क्या था? यही तरीका तो था। आप माइनस ऑफ डी फाइव डी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल से कैलकुलेट करते थे। एग्जैक्टली वही चीज है। तो तीसरी हो गई आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, दैट गिव्स यू माइनस ऑफ डी फाइव। फाइव के सब्सक्रिप्ट में मैं बी लिख दे रहा हूँ जस्ट टू इंडिकेट किए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन क्या सजेस्ट करता है? ये इक्वेशन ये सजेस्ट करता है कि अगर आप फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को समय के साथ बदल रहे हो तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ये वही इंडिकेट कर रहे हैं। चौथी लॉ सिमिलरली जो आपकी एम्पियर सर्किट लॉ जो आप कह रहे थे, उसको ही बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी, ये आपने नहीं देखी होगी। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डील जब लिखते हैं तो इसको हम म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट चेंज कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे आई सी प्लस आई डी लिख रहा हूँ। इसको अब हम मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ कह रहे हैं। दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसमें आईसी और आईडी क्या है? आईसी रिप्रेजेंट्स कंडक्शन करंट, मतलब जो आप जानते हो नॉर्मली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से जैसे डिफाइन करते हैं वही वही है। दिस इज डी क्यू बाई डी टी, जिसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन करते हैं। ये आपका कंडक्शन करंट है। बट ये जो आईडी है, आईडी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो फिर आपका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? देखो जैसे ये वाली इक्वेशन क्या सजेस्ट करता है, ये वाली इक्वेशन सजेस्ट करता है कि अगर किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है तो उस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। इसका पता कैसे चलता है? अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को स्टेशनरी प्लेस करेंगे तो वहां पे वो चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को कभी भी मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं करा सकता है। कौन मूव कराता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव कराता है। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस रीजन में क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत आ जाता है। अब ये वाली इक्वेशन भी सिमिलर सा ही काम कर रहा है हमारे लिए। तुम देखो, इमेजिन करो कि एक ऐसा रीजन हम ले जिस रीजन में हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किसी करंट कैरिंग वायर से ना जनरेट करें। हम एक ऐसा रीजन ले जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा हो, जैसे दो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर मान लो कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो तो ऑब्वियसली इस कैपेसिटर के चार्जिंग की चार्ज क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अगर चार्ज बढ़ेगी तो इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी। अब अगर आप इस रीजन में एक मैग्नेटिक नीडल को लाके रखते हो तो देखा जाता है कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आती है। अब मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कौन कॉज करा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं कॉज करा सकता है। कौन कराएगा? मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसका मतलब इस रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, आपकी जनरेट हो रही है। अगर आप इसके चार्ज को कांस्टेंट रख देते हो तब ये नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। अब ये किस बात को इंडिकेट करता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहे हैं तो उससे उससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समय के साथ जब बदल रहे हैं तब आपकी वहां पे उस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड के समय में बदलने के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वैसे ही समय में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बदलते हैं तो उसके सराउंडिंग में भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको कोई भी बोले कि सबसे आसान तरीका समझने का क्या है, तो दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी। एक तो बार मैग्नेट आएगा, राइट, कि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में घुस रही है, ये सबसे आसान तरीका आएगी। और दूसरा तुरंत से जो दिमाग में आता है वो क्या है, करंट। एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं, राइट। तो ये जैसे ही अगर कोई आपको बता दे कि इस डायरेक्शन में करंट है, तो आप हर जगह डायरेक्शन में क्या फील्ड भी बता सकते हैं, भाई इसके इधर होगा, इसके इधर होगा, इसके इधर होगा, वो बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा हो, हम उस रीजन में क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल करंट इंड्यूस करा देंगे, हाइपोथेटिकल करंट इनकॉर्पोरेट करेंगे। हाइपोथेटिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करंट बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, चार्जेस का फ्लो करना। बट यहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है। उस जगह में ही हम क्या करेंगे, हाइपोथेटिकली इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ हाइपोथेटिकल करंट इन द सेंस दैट वी आर नॉट लेटिंग एनी चार्जेस फ्लो इन दिस रीजन, just the electric flux is changing या electric field is changing in this region। इससे दो एडवांटेज, एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और दूसरा एक और एडवांटेज ये होगा कि कहीं पे भी अगर आपको डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट दिखता है कंडक्टिंग वायर्स में, तो वो डिसकंटिन्यूटी को भी एक्सप्लेन कर पाएगा। कैसे? तुम सोचो, ये कितना वियर्ड लगता है। तुम अगर सोचो यहाँ पे बोले कि यहाँ पे करंट आई है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट हो गया, बोल दिया यहाँ पे चार्ज अब फ्लो नहीं कर सकता, फिर आप यहाँ पे दूसरा प्लेट स्टार्ट हो जाता है, बोलते हैं कि फिर से करंट आई आ गया, राइट। यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे कैपेसिटर का प्लेट प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे वापस आई, इस बीच में करंट गायब नहीं हो गया। यहाँ पे तो इंसुलेटर है, वहां पे तो कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, वहां थोड़ी ना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे इसी को, अब से हम क्या बोलेंगे, वायर में जो चार्जेस फ्लो कर रहे थे वहां पे क्या है, कंडक्शन करंट है। बट ये वाले रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रही है, तो उस रीजन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया है। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट अब फिर वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्शन करंट में, जब आप यहाँ पे पहुंच गए। आई बात समझ में? तो हम जो कैपेसिटर के प्लेट का रीजन जो है उसमें हम डिसकंटिन्यूटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, भाई करंट गायब नहीं हुआ है, बस उसने अपना फॉर्म बदल लिया। जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाती है, तो वैसे ही आप सोचो करंट का भी एक फॉर्म है जो कि चार्जेस के फ्लो से रिलेटेड है। और दूसरा फॉर्म कौन सा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के समय में बदलने के साथ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ कहीं पे भी बदल रही है, तो उस पूरे रीजन में आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक करंट एग्जिस्ट करती है, और वो करंट का आपने नाम क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को एक बार जल्दी से डिस्क्राइब कर लेंगे। लिखिए, लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट, हेडिंग डालिए। लिखिए, इट्स अ हाइपोथेटिकल करंट, इट्स अ हाइपोथेटिकल करंट brought into picture, it's a hypothetical current brought into picture to explain the existence of to explain the existence of magnetic field, to explain the existence of magnetic field in a region of time varying electric field, in a region of time varying electric field, TVEF लिख सकते हैं आप, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स हाइपोथेटिकल इन द सेंस, it's hypothetical in the sense that we do not associate any charge flow, we do not associate any charge flow through it in the region where we say displacement current exists. We do not associate any charge flow through it in the region where we say displacement current exists. Comma दिए लिखिए, it is related to TVEF. It is related to TVEF.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट एग्जिस्ट इन द एंटायर रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. It exists in the entire region in which electric field is changing with respect to time. It exists in the entire region in which electric field is changing with respect to time. Next point लिखिए, it helps us explain the discontinuity of current. It helps us explain the discontinuity of current in charging of capacitor. It helps us explain the discontinuity of current in charging of capacitor. It helps us explain the discontinuity of current in charging of capacitor. Next point लिखिए, once its value has been found out, once its value has been found out, कॉमा ये लिखिए, we can treat it as a normal conduction current. We can treat it as a normal conduction current to find its magnetic effects. We can treat it as a normal conduction current to find its magnetic effects. ठीक है, जल्दी से इसकी एप्लीकेशन में वो दिखा दीजिए. इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिख लीजिए, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. अगर हम कैपेसिटर के चार्जिंग की ही बात कर रहे हैं, अब सोचो यहाँ पे हमने एक प्लेट दिखाया, इस पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ले लिया, और हम करंट इस तरफ दिखा रहे हैं. ये करंट अपने को पता है, हम इस करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन करते हैं, ये डी क्यू बाई डी टी. ये हमारा कंडक्शन करंट है, तो इसलिए सब्सक्रिप्ट में आप सी लिख लीजिएगा, जस्ट टू इंडिकेट के कंडक्शन करंट है. बट यही कंडक्शन करंट जब हम इस प्लेट के रीजन के बीच में बात कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट हो गया है. और डिस्प्लेसमेंट करंट किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे फ्लो नहीं कर रही है, ये पूरे के पूरे इस पूरे रीजन में एग्जिस्ट करती है, जो हमारा कैपेसिटर का प्लेट का रीजन है. और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कैसे फाइंड करेंगे हम. डेफिनेशन क्या है इसकी, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ आपको एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करनी है. तुम सोचो इस रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, आप यहाँ पे एक प्लेन रीजन इमेजिन करो, यहाँ पे कितनी फ्लक्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, राइट. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे वही लिख रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. एरिया तो वैसे ही कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा होगा. इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. उसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे लिख लिया डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा की जगह लिखा हमने क्यू बाई ए एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर लिया. देखो आपको समझ आ रही है ना. ए देखो फिर से कांस्टेंट है, वो बाहर निकल के कट जाएगा. एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, वो बाहर निकल के कट गया. बचा क्या आपके पास, सिर्फ डी क्यू बाई डी टी बचा. और डी क्यू बाई डी टी तो आपको पता ही है ये क्या है, कंडक्शन करंट ही तो है. इसका मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो ही आपकी कंडक्शन करंट है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की भी है. तो इससे वो डिस्कंटिन्यूटी क्या होगी, पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो गई. आई बात समझ में. तो जो करंट करंट आपका एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना वायर्स में, एग्जैक्टली वही है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी, बस उसका फॉर्म अलग है. इसमें कंडक्शन है और उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. एक बार इसकी वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो इसको एक नॉर्मल करंट की तरह ही ट्रीट करना है. इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे प्लेट्स की तरह सोचो, ये दोनों प्लेट्स की तरह है. जैसे सोचो यहाँ पे सर्कुलर प्लेट्स है, तो सर्कुलर प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है तो इसका मतलब है कंडक्शन करंट भी क्या है, पूरे एग्जिस्ट रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब करंट कैसा दिख रहा है आपको, एक सिलेंडर में फ्लो करता हुआ दिख रहा है, दिख रही है आपको. अब ये वायर में नहीं है, वायर एक पतला, हम वायर जब हम बोलते हैं तो हम क्या मीन करते हैं, एक पतली सी लाइन में फ्लो कर रही है. बट अब ये एक सिलेंडर में फ्लो करता हुआ दिख रहा है. तो सिलेंडर में फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए अगर मैं आर डिस्टेंस पे पूछूं आपसे फील्ड कितनी है, तो आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि भाई ये इंटरनल पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट है. अगर इंटरनल पॉइंट है तो क्या करते हैं, सर्फेस का वैल्यू इंटू रेडियस रेशियो, रिमेंबर. तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा. यही जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे कंसिडर करते हैं तब क्या करते हैं, पूरा का पूरा करंट को हम एक्सेस पे ले लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिंपली एक सिंगल स्ट्रेट वायर की तरह निकाल लेते हैं. तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर कर लेते हैं. एग्जैक्टली सेम करना पड़ेगा आपको. आई बात समझ में. तो अंदर में अगर आपको फील्ड निकालनी है तो अंदर का रिजल्ट, और बाहर में निकालनी है तो बाहर का रिजल्ट. बट ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो पॉइंट लिखाया है इसके पहले वाले पॉइंट में, उसमें क्या लिखा है कि एक बार अगर आपने इस करंट की वैल्यू को निकाल ली है, उसके बाद आपको इसको कैसा ट्रीट करना है, एक नॉर्मल कंडक्शन करंट की तरह ट्रीट करनी है.
और ये करंट आपको ये भी ध्यान रखनी है कि पूरे रीजन में एग्जिस्ट करता है, जो जो भी प्लेट का रीजन है वो पूरा रीजन में। अब जैसे सर्कुलर प्लेट ही दे दिया मैंने आपको, मैंने बोला कि सर्कुलर प्लेट की रेडियस है कैपिटल आर। मैंने बोला कि बताओ अगर मैं R/2 से लेके कैपिटल आर तक जाऊं तो उसमें कितनी कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो करंट तो प्रोपोर्शनल टू एरिया आएगा, राइट, क्योंकि पूरा का पूरा रीजन में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसको सोचो कि एक सिलेंडर में आपको चार्जेस फ्लो करते हुए अगर दिखते, तो अगर मैं बोलता R/2 से आर तक बताओ कि कितनी करंट है, तो क्या निकालते, करंट डेंसिटी के साथ आपका एरिया को मल्टीप्लाई कर देते। करंट डेंसिटी क्या होगा, I/पाई आर स्क्वायर, और उसके साथ आपको क्या करना है, बस एरिया मल्टीप्लाई करना है। शुरुआत का रीजन अगर 0 से लेके R/2 का देखोगे, 0 से लेके R/2, तो टोटल एरिया का कितना है, 1/4 है, नहीं है। अगर टोटल रेडियस अगर कैपिलर है और 0 से R/2 में जाएंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पाई R² की जगह पाई R/2 स्क्वायर करेंगे तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा, 3/4। तो एरिया अगर 3/4 हो गया तो करंट भी वहां कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पे, 3/4 ऑफ द टोटल करंट। तो अगर मैंने आपको वायर का करंट दे रखा है सपोजली 4 एम्पियर, तो फिर उस रीजन में कितना करंट होता, 3 एम्पियर होता, 3/4 ऑफ 4 एम्पियर। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो इसको जैसे एक एग्जाम्पल की तरह लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। ये स्विच को हमने T=0 पे क्लोज किया है। ये V0 का है, ये R का है, ये सर्कुलर प्लेट्स हैं ऑफ रेडियस R। और ये सेपरेशन आपको दे रखी है D। और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड, पहला नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इन द रीजन बिटवीन प्लेट्स बाउंडेड बाय स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2 टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R एट, इसके भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट T=0 और दूसरा पार्ट है T=∞। सेकेंड पार्ट है आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R/2 एट T=0 बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। आपको याद है T=0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर अनचार्ज है, कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। तो इनिशियल करंट कितनी होगी, कितनी होगी, I0, जो कि कितनी है, V0/R। ये कंडक्शन करंट है ना, और यही कंडक्शन करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। बट वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या पूरे प्लेट में है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर रीजन में। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एक पर्टिकुलर रीजन का, राइट। हमने यहाँ पे जो दिखा दिया ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसका अगर आप साइड व्यू देखते तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको ऐसा सिनेरियो दिखता कि भाई ये रेडियस है मेरे लिए R, है ना, और इस पूरे रीजन में हमें यहाँ पे करंट दिख रहा होता, और ये पूरा का पूरा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने हमसे क्या पूछा, उसने पूछा है अगर ये R/2 आप इनक्लोज कर दो, तो इस पूरे रिमेनिंग रीजन में, जैसे ये पोर्शन 1 है और ये पोर्शन 2 है, तो एरिया ऑफ पोर्शन, अगर हम करंट इन पोर्शन 2 निकालना चाहते हैं, I2 निकालना चाहते हैं, तो I2 की वैल्यू विल बी, क्या लिखेंगे आप, करंट जो आपकी कंडक्शन करंट है पर यूनिट एरिया, मतलब पाई R² और इनटू क्या करना पड़ेगा हमें, पाई R² माइनस ऑफ R/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ आइए आपको, करंट प्रोपोर्शनल टू एरिया, बस यही यूज किया हमने। और ये क्लियरली आपको दिख जाएगा, ये 3/4 ऑफ कंडक्शन करंट आ रही है, दिख रही है आपको, ठीक है। जैसे आपने ये निकाल लिया तो अब आपको ये T=0 का वैल्यू आपको पता चल चुका है।
ये कितना हो जाएगा, दिस करंट विल बी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो अपने को चाहिए I2, ये कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ, क्या लिखेंगे, V0/R। और स्टेडी स्टेट में तो चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है, और चार्जिंग कंप्लीट हो गया मतलब करंट नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन करंट नहीं तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आएगा वहाँ पे, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आप वैल्यू लिखोगे तो ये I2 की वैल्यू को आप जीरो लिखेंगे, क्योंकि कंडक्शन करंट ही जीरो हो चुकी है। ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको ऑलरेडी तरीका बताया। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, म्यू नॉट इंटू इनक्लोज करंट डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू R/2। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, राइट। ये हमने सिलेंडर का रिजल्ट यूज कर लिया, क्योंकि नॉर्मल करंट की तरह ट्रीट करना है। इनक्लोज करंट उस रीजन के लिए कितना है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखो इसके अंदर में कितनी इनक्लोज करंट है, I/4 है, राइट। तो बस वही वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे, तो वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे म्यू नॉट इंटू ये I0/4 हो जाएगा, I0/4 एंड डिवाइडेड बाई जस्ट यहाँ पे पाई आर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई आर, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ, अच्छा एक चीज़ है, रेडियस के लिए भी मैंने कैपलर दिया है और रेजिस्टेंस के लिए भी कैपलर दिया है। अच्छा इस कैपलर को ना आप R0 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए R0 कर लेना। तो करंट की वैल्यू भी जब आप लिखोगे तो V0/R0 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा V0/R0, और लास्ट में यहाँ पे भी, लास्ट में बस आपका चेंज होएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी V0/R0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कोई चेंज, यही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब वेव कैरेक्टर से हटके थोड़े से दूसरे नेचर पे आपको जाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी के पास डुअल कैरेक्टर है। डुअल कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए नहीं, मतलब इंसान के पास तो दो कैरेक्टर होता ही है, एक जो सबके, अरे ज्यादा कैरेक्टर्स भी होते हैं। इतने कम उम्र इतने कम उम्र में तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से है? हाँ? तुम्हें तो तुम्हारे उम्र के लिए तो ये ज्ञान सही नहीं था, ये तो बड़े लोग अगर बोले तो सही है। हॉस्टल में रहने से, ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ऐसे ही पता चलता, ठीक है, ठीक है। क्या क्या क्या, चार कैरेक्टर क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक। नहीं, इन जनरल बात यह है कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारे पास अगर सराउंडिंग अगर डिफरेंट आती है, मतलब इन्वायरमेंट अगर डिफरेंट होता है, तो हमारा नेचर भी चेंज हो जाता है। जैसे अभी अभी आप लोग एक इन्वायरमेंट में हो तो आपका कैरेक्टर एक दिख रहा है यहाँ पे, राइट, जहाँ पे आप सब बिल्कुल सभ्य दिख रहे हैं, मतलब कोई किसी के अंदर वो जानवर वाला रूप किसी के अंदर नहीं दिख रहा है। बट जैसे ही आप घर में रहेंगे और उसके बाद अपनी मम्मी के साथ इन पर्टिकुलर, तो आपके आपके पास वो जानवर वाला रूप एकदम बिल्कुल प्रोएक्टिव आ जाता है, एक्टिव मोड में आता है, जहाँ पे आप मम्मी को कई बार धक्का भी दे दोगे, वैसा भी होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, एरम है ना। अच्छा, मेजोरिटी जगह पे मुझे लगता है ऐसा होता है, मम्मी लोग के साथ तो बहुत ज्यादा ये चलता है, पापा के साथ इतनी हिम्मत नहीं होगी, बट मम्मी से बहुत ज्यादा होता है। पापा के साथ आप ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, बट मम्मी के साथ तो पूरा झगड़ा, पूरा एकदम बिल्कुल हो जाता है ये। बट क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? WWE नहीं, वो नहीं हो सकता, मम्मी के साथ वो नहीं हो सकता। पापा के साथ शायद हो भी सकता है, जहाँ पे पापा तुम्हें पटक रहे होंगे, वो हो सकता है। बट हाँ, अब जैसे ये कैरेक्टर सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी है। अभी तुम्हारे सामने में जो इंसान खड़ा है वो कितना सीरियस रहता है क्लास में, तुमने देखा है, वो तुमको हिलने भी नहीं देता, तुमको ये भी लगता है। बट बट ये घर में अगर जाएगा तो फिर ये किसी का सर तो नहीं रहेगा ना, वहां पे वो बीबी सर नहीं है, वहां पे किसी का पति है, किसी का बाप है, तो वो उस कैरेक्टर में रहेगा वहां पे। तो वो कैरेक्टर हमारी बदलेगी तो हमारी बिहेवियर भी क्या होगी, बदलेगी। सिमिलर तरीके से रेडिएशन के साथ भी ये डुअल कैरेक्टर हम एसोसिएट करते हैं, जहाँ पे हम उसको एक पल के लिए, अभी जो हमने पढ़ा उसका एक कैरेक्टर पढ़ा है, जहाँ पे अगर आप एक रेडिएशन को अगर आप बोलते हो कि रेडिएशन अगर ट्रैवल करवा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट आई मीन रेडिएशन प्रोपागेट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप प्लेन इमेजिन करते हो, उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन आप इमेजिन करते हैं, दैट इज वेव कैरेक्टर। बट एक दूसरा कैरेक्टर भी है रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड, और वो है पार्टिकल कैरेक्टर, जिसको हम फोटोन के कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं। ये क्या है कि अगर आपको अगर कहीं पे रेडिएशन जाती हुई दिख रही है,
तो फिर आप ये इमेजिन करते हैं कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ लाइट इमेजिन करनी होती है, जिस पार्टिकल्स को हम बेसिकली फोटोन का नाम दे रहे हैं। तो फोटोन्स आर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ लाइट, आप सोच सकते हैं, जो कि एनर्जी भी कैरी करते हैं, मोमेंटम भी कैरी करते हैं। उनके पास एनर्जी भी है, उनके पास मोमेंटम मोमेंटम भी है, बट इनके साथ कोई आप मैटर एसोसिएट नहीं करते। मैटर एसोसिएट नहीं करते तो ये बहुत वियर्ड है सोचना कि मतलब बेसिकली हम कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टिकल है जो एनर्जी भी रखता है, वो मोमेंटम भी रखता है, बट जब मैं बोलूँ कि वो किससे बना हुआ है तो आप बोलते हैं मैटरलेस है, मतलब ने उसमें ना तो प्रोटॉन है, ना तो इलेक्ट्रॉन है, ना न्यूट्रॉन है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है और वो है भी, मतलब वैसा एक कैरेक्टर है उसमें। तो ये जो कैरेक्टर है ये हम फोटोन कैरेक्टर कह रहे हैं। अब ये एविडेंस क्या है इसके, कि जैसे हम जब हम कह रहे हैं कि पार्टिकल कैरेक्टर, तो इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है जो आपका सिलेबस का भी पार्ट है। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पे हम रेडिएशन को अगर एक मेटल के ऊपर सर्फेस पे डालते हैं तो हमको वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए दिखते हैं। ये हम वेव कैरेक्टर से एसोसिएट नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते वो उस चैप्टर में ही हम डिस्कशन डिटेल्स में करेंगे, बट फिलहाल के लिए एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी हैं। अगर आप किसी सरफेस पे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव अगर डालोगे तो कभी उस सरफेस पे फोर्स नहीं लगने वाला, बट अगर आप पैकेट्स फेंकोगे तो पक्का क्या है, उस पर फोर्स लगेगा। तो अगर बहुत ही हल्की सी कुछ एक चीज़ अगर हम ले, मान लो कि बहुत ही हल्का सा एक प्लेट है, पत्ता सा एक चीज़ है, और उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालें और उसकी इंटेंसिटी अगर सफिशिएंटली हाई हो, तो दिखेगा कि वो फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। और डिफ्लेक्शन आने का मतलब ही है क्या हो रहा है, उसको धक्का कोई मार रहा है। अगर धक्का नहीं मारेंगे तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करेगा? रेडिएशन होता, अगर वेव कैरेक्टर होता तो उसमें शायद वो चीज़ नहीं होती। तो इससे ये पता चलता है कि रेडिएशन के पास क्या है, ये पार्टिकल कैरेक्टर भी है। अब ये पार्टिकल कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम कितनी लिखते हैं आप, उसमें एनर्जी कितनी लिखते हैं, ये इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक करके वो सारे एक्सप्रेशंस बताऊंगा आपको, और फिर उसके बाद फिर हम इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, रेडिएशन प्रेशर, वो पढ़ेंगे। रेडिएशन के साथ प्रेशर के क्यों एसोसिएट कर रहे हैं? अब ऑब्वियस है कि अगर आप एक रेडिएशन किसी सर्फेस पे डाल रहे हो, इमेजिन करो कि इस साइड से मैं अपने हाथ के सर्फेस पे रेडिएशन डाल रहा हूँ, तो अब आपको कैसे इमेजिन करना है कि स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स है जो इसके साथ जाके टकरा रही है। फोटोन्स क्या कैरी कर रहे हैं? मोमेंटम कैरी कर रहे हैं। अब सोचो एक बॉल ही अगर कोई लगातार मेरे हाथ के सर्फेस पे स्ट्राइक करे तो धक्का तो लगेगा यहाँ पे। हाँ, ये धक्का का मैग्नीट्यूड क्या है वो ये डिसाइड करेगा कि बॉल कितना हल्का है या कितना भारी है। अगर बॉल बहुत हल्का है तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली आपका क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। अगर बॉल बहुत भारी होगा और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, चोट ज़्यादा लगेगी। तो इस सेम तरीके से यहाँ पे भी फोटोन के साथ जब आप फोटोन को प्रोजेक्ट कर रहे हो और इस सर्फेस से टकरा रहा है तो मोमेंटम का चेंज तो आएगा ही आएगा। और मोमेंटम का चेंज आएगा तो फिर अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर पाए तो इससे फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स पर यूनिट एरिया अगर कर दें तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें प्रेशर मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आई बात समझ में? मेंशन करें, लिखिए। देखिए, EM radiations have dual character. EM radiations have dual character. डैश के पहले लिखिए नंबर वन वेव कैरेक्टर। नंबर वन वेव कैरेक्टर, where where we see it as an where we see it as a coupled oscillation of electric and magnetic field, where we see it as a coupled oscillation of electric and magnetic field. Number two, particle character. Number two, particle character, where we see it as a where we see it as a stream of photons, where we see it as a stream of photons propagating in the direction of propagation of radiation, propagating in the direction of propagation of radiations. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, photons have energy as well as momentum. Photons have energy as well as momentum. एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखिए, एनर्जी इज गिवन बाय ई विच इज hc/λ या फिर h/न्यू। इसी को आप मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे तो p/c लिखेंगे। ठीक है, hc/λ, h/न्यू, pc, ये सारे सेम एक्सप्रेशन ही हैं। ये एक एक फोटोन की एनर्जी के लिए निकालने के लिए। और अगर आपको मोमेंटम निकालनी है तो इसे p लिखेंगे एंड p विल बी h/λ, या फिर आप इसको एनर्जी बाई c भी लिख सकते हैं, E/c।
ठीक है, तो ये आपको मोमेंटम और एनर्जी निकालने का तरीका मिल रहा है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि इसकी रेस्ट मास जीरो होती है। रेस्ट मास जीरो होने का मतलब क्या है? रेस्ट मास का पहले तो मतलब क्या है? जैसे कोई चीज अगर रेस्ट पे होती है तब उसकी जो मास हम बोलते हैं वो क्या, उसका रेस्ट मास है। अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते वक्त सबसे पहले इसको डिफाइन किया था। एम की वैल्यू को लिखा था एम नॉट बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी की वैल्यू अगर सी हो गई तो एम की वैल्यू एम नॉट हो जाएगी, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर अगर फोटॉन्स रेस्ट पे होते तब उनकी रेस्ट मास कितनी होती? जीरो होती। बट सिंस ये मूव करते हैं तो इनका डायनेमिक मास एसोसिएट होती है इसके साथ। और वो डायनेमिक मास निकालने के लिए हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करते हैं, ई की वैल्यू को एम सी स्क्वायर से इक्वेट करते हैं। तो अगर आपको फोटोन की अगर एनर्जी पता है जो कि एच न्यू है या एच सी बाय लैम्डा है या एच पी सी है, तो ये तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो उसी को आप मास ऑफ फोटोन इंटू सी स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपको मास ऑफ फोटोन मिल जाएगा। इसको डायनामिक मास बोलेंगे। बट अगर अभी भी आपको अगर रेस्ट मास ऑफ फोटोन पूछे तो वो आप जीरो बोलेंगे। ठीक है, मेंशन करेंगे इसको, लिखिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। डायनामिक मास ऑफ फोटोन, डायनामिक मास ऑफ फोटोन इज एम, सब्स्टिट्यूट पी लिख लीजिए जस्ट टू इंडिकेट कि फोटोन की मास लिख रहे हैं। दैट विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर लिख लेंगे। एंड दैट विल बी एच न्यू ओवर सी स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। एच सी बाई लैम्डा बाई सी स्क्वायर लिख सकते हो आप। इसको पी पी बाई सी भी लिख सकते हो। ठीक है। अब अगर आपको मान लो कि एक रेडिएशन दे रखा है और उस रेडिएशन की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए इससे पहले अभी क्या सीखा आपने? इंटेंसिटी वाज एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर किस नेचर पे बेस्ड था? वेव कैरेक्टर के नेचर पे बेस्ड था। बट अभी हम किस कैरेक्टर के साथ डील कर रहे हैं? पार्टिकल कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली हम वेव कैरेक्टर के रिजल्ट को हम पार्टिकल कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अब हमको अब एक दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या होगा? अब हम किसी तरह से इंटेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकें फोटोन की एनर्जी के टर्म्स में, हम अब एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको एक्सप्रेस करते हैं। इंटेंसिटी लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यूजिंग पार्टिकल कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर। ये इमेजिन करो एक रीजन है जिसके थ्रू हम रेडिएशन को प्रोपेगेट करा रहे हैं। वैसा। सो इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ सोचो कि फोटोन्स जो है वो इस सरफेस को क्रॉस करके जा रहे हैं। इंटेंसिटी डिफाइन कैसे किया तुमने? अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग प्रोपेगेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट? तो ये सरफेस का एरिया मान लेते हैं हम ए ले रहे हैं, ठीक है? इस सरफेस से ही हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी कितनी है। यहाँ पे एक एक फोटोन है। जैसे अब जब यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, जब हम रेडिएशन दिखा रहे हैं तो आपको कैसे इमेजिन करना है इसमें? एक स्ट्रीम ऑफ फोटोन से इमेजिन करना है। फोटोन्स क्या है? डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। मतलब ये मोमेंटम भी कैरी करते हैं और एनर्जी भी कैरी करते हैं। ये एक एक अलग अलग पैकेट्स की तरह है। आप इसको पार्ट शेयर नहीं कर सकते, आप उसको फुल दे सकते हैं किसी को। इसको काट के नहीं शेयर किया जा सकता है। ऐसे एक स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितनी है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन अगर बोले, ईच फोटोन, इसको हमने ई से इंडिकेट किया था। एंड दैट ई वाज एच न्यू, या फिर एच सी बाय लैम्डा। बार बार लिखो तो आपको याद भी रह जाए। और इसको पीसी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हमारा यहाँ पे काम का है वो पीसी वाला रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि हम मोमेंटम उसी में देख रहे हैं। क्योंकि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करनी है, तो वही मोमेंटम के रिजल्ट में ही आपको सोचना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है इस रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है इस सरफेस से जो क्रॉस कर रही है वो इंटेंसिटी आई दे रखी है। डेफिनेशन यूज करें। इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग प्रोपेगेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो है। अब ये सोचो कि यहाँ से कितनी फोटोन गुजर रही है, इस सरफेस से कितनी फोटोन गुजर रही है पर यूनिट टाइम। अगर मुझे ये पता चल जाए तो बस मैं एक एक फोटोन की एनर्जी तो जानता हूँ,
अगर मान लो कि मुझे किसी ने बोला कि यहाँ से 10 फोटोन पर सेकंड निकला, एक एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू बाई एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू या फिर पीसी जो भी लिख लो, उसके साथ अगर आप 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल गया ना कितना एनर्जी प्रोपागेट कर गया पर टाइम। तो हम इसको वैसे ही लिख रहे हैं, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, आई एम राइटिंग दिस एज 1/a इंटू dn/dt एंड मल्टीप्लाइड विथ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। देखो आपको समझ आया क्या? ठीक है, dn/dt क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग दी सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये dn/dt इज नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और कितने फोटोन्स क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया अगर कैलकुलेट कर ले हम इसको, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स बोलेंगे। अब फोटोन का फ्लक्स बोलेंगे, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज फोटोन फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैसे ही जितने फोटोन्स पास कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अगर इसको निकाल लें तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, अब इसको क्या बोलेंगे, फोटोन फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज देयरफॉर, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/a इंटू dn/dt। इसको मैंने n5 लिख दिया, ठीक है, n के सबसेट में 5 यूजुअली हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्लक्स के लिए यूज करते हैं ना। तो ये इसको याद रखना आसान होगा, दिस विल बी फोटोन फ्लक्स। एंड देयरफॉर अब हम इंटेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज फोटोन फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ क्या होगी, एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज फोटोन फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ पीसी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी चेक करो, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इंटेंसिटी को आप फोटोन फ्लक्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन लिख रहे हो, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे पिछली बार आपने याद रखा, वो क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, वो एक याद रखने का तरीका है, वो किस कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, वेव कैरेक्टर से। बट जब भी आपको पार्टिकल कैरेक्टर से एसोसिएट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, फोटोन फ्लक्स मल्टीप्लाइड विद एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, यही करनी होगी आपको, ठीक है। बोल बोल के पढ़ो तो याद रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, देखो अगर मैं यहाँ पे n5 और p को मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, I/c मिलेगा, राइट। n5 क्या है, फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स के साथ हमने क्या किया है, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन को मल्टीप्लाई किया है। एक बार फिर से मैं उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 1/a इंटू dn/dt इंटू p विल बी इक्वल टू I/c। एंड देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते हैं, dn/dt इंटू p इज इक्वल टू IA/c। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी एक्चुअली देखो, डायमेंशनली अगर देखोगे तो फोर्स का आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसका डायमेंशनली फोर्स का है, नंबर पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड विथ मोमेंटम। तो क्या है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या है, फोर्स का डायमेंशन है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैंने फोर्स निकाल लिया है, मैं कह रहा हूँ डायमेंशन तो फोर्स का आ गया है। अब यही चीज कहीं ना कहीं अब आपके फोर्स के कैलकुलेशन के लिए यूज होगी। ये रेडिएशन जो इस सरफेस पे गिर रही है, सोचो ये रेडिएशन जो इस सरफेस पे गिर रही है, इस सरफेस पे, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल रीजन क्रॉस बनाया है जिस बाउंड्री से मैं इसको गुजरता हुआ दिखा रहा हूँ। इमेजिन करो कि अगर ये सरफेस एक ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है, वो 100% ऑफ रेडिएशन ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो जो भी रेडिएशन इस पे गिराते हैं वो सारा का सारा रेडिएशन क्या होता है, ऑब्जॉर्व हो जाता है, राइट। तो मोमेंटम का चेंज एक एक फोटोन के लिए कितना आता है, पी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम कितना होता है, जीरो, इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कितना है, पी तो आया। तो जितना फोटोन स्ट्राइक कर रहा था पर यूनिट टाइम, अब वही अगर मैं एक एक फोटोन के साथ मोमेंटम देखूं कितनी एसोसिएट थी, तो पी थी। तो पी के साथ ही अगर मैं dn/dt मल्टीप्लाई कर दूं, अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी मिल गया, राइट, क्योंकि फाइनली तो सबकी जीरो ही हो गई है। तो p इंटू dn/dt विल बिकम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नाउ। तो यही IA/c क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये मिरर दे दिया होता मैंने आपको, अगर ये मिरर दिया होता तो एक फोटोन आता अगर p मोमेंटम लेके तो जाता भी कितना मोमेंटम लेके, p मोमेंटम लेके जाता। आ रहा है पी मोमेंटम लेके, जा रहा है पी मोमेंटम लेके, तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, 2p। और dn/dt क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है। तो हर एक फोटोन के साथ मोमेंटम का चेंज कितना था, 2p। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था, dn/dt इंटू 2p। आ रही बात समझ में। अब देखो dn/dt इंटू p तो आपको पता है, तो इसके साथ दो अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी दो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स कितनी मिल गई, 2I/c मिल गई, 2IA/c मिल गई। बस दैट्स इट। अगर आपका परफेक्टली अब्जॉर्बिंग सर्फेस होगा तो फोर्स कितना लग रहा है, IA/c। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हो गया तो 2IA/c। फोर्स मिल गया। अब फोर्स एरिया को डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो प्रेशर कितनी होगी, या तो I/c होगी या फिर 2I/c होगी, यही रिजल्ट बन गई है। आई बात समझ में, ठीक है, मेंशन करें। लिखिए,
when this radiation, लिखिए, when this radiation is incident, when this radiation is incident on, when this radiation is incident on a surface, कौन है ये, लिखिए, the momentum of the photons change, the momentum of the photons change, and hence they exert, and hence they exert a force they exert a force on the surface on which they strike, on the surface on which they strike. तो सर ये लिखिए, this force exerted by the striking photons per unit area, this force exerted by the striking photons per unit area is termed as radiation pressure, is termed as radiation pressure. अब उसके ठीक नीचे ऐसे मेंशन करिए, सरफेस आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, एक में लिखिए आप परफेक्टली अब्जॉर्बिंग सरफेस, और दूसरा होगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे दिखाइए आप कि अगर ये सरफेस है, इस पे एक फोटोन पी मोमेंटम लेके आता है, इनिशियल मोमेंटम उसकी पी है, जब ये जहाँ के स्ट्राइक कर जाएगा तो उसकी फाइनल मोमेंटम आपकी जीरो हो जाएगी। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन will be equal to magnitude of 0 minus of p, and that becomes p. And therefore, rate of change of momentum, rate of change of momentum, इसको आप dp by dt से डिफाइन कर सकते हैं, यही आपका फोर्स हो जाएगा, और ये फोर्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी dn by dt मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, एंड इससे अब आपको मिल जाएगी, दिस विल बी आई ए ओवर सी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज फोर्स, एंड देयरफॉर प्रेशर अगर आपको निकालनी है, प्रेशर विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये टर्म हो जाएगी आपके पास आई बाई सी। दूसरे में आप डायग्राम में दिखाएंगे, फिर से सरफेस बनाइए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आएगा पी मोमेंटम लेके, तो इनिशियल मोमेंटम पी है, स्ट्राइक करके रिबाउंड करेगा, और रिबाउंड करके जब ये जाएगा तो फाइनल मोमेंटम भी आपके लिए पी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप निकालेंगे ईच फोटोन के लिए, तो आएगा मॉड ऑफ, फाइनल को अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हो तो माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ प्लस पी, आप ऐसे लिखोगे, एंड ये वैल्यू आपकी 2p आ जाएगी, एंड देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस बार कैलकुलेट करें आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को हम फोर्स डिफाइन कर रहे हैं, दिस विल बी dp by dt, एंड दैट विल अगेन बी dn by dt मल्टीप्लाइड विद 2p आ जाएगा, एंड दैट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ आई ए ओवर सी हो जाएगा, एंड देयरफॉर इस बार अगर प्रेशर निकालेंगे तो ये p की वैल्यू आएगी फोर्स पर यूनिट एरिया विच विल बी 2i ओवर सी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिजल्ट आप जस्ट कंपाइल कर लेते हैं। सो देयरफॉर अगर आपको रेडिएशन प्रेशर बस आपको रिजल्ट की तरह लिखनी है, रेडिएशन प्रेशर अगर आप पी निकालोगे तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक होगी आप आई बाई सी लिखोगे, और ये कब लिखोगे, ये परफेक्टली अब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, परफेक्टली
ऑब्जॉर्बिंग सरफेस, और दूसरा होगा ये 2I/C, दिस विल बी फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये एंड रिजल्ट आपको याद रखनी है। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ये एक मिरर है, इसकी मास m दे रखी है, एंड एरिया a दे रखा है, और इधर से हमने लेफ्ट से राइट एक EM रेडिएशन डाल रखा है, और इस EM रेडिएशन की इंटेंसिटी I दे रखी है। ठीक है, और अब आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। Considering the plane of the mirror to remain vertical, considering the plane of the mirror to remain vertical, considering the plane of the mirror to remain vertical, find the angular deflection suffered by the string, find the angular deflection suffered by the string at equilibrium. Find the angular deflection suffered by the string at equilibrium. क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करो एक बार, देखो इसका। अगर उसने कह रखा है कि स्ट्रिंग मतलब जो प्लेन ऑफ मिरर है उसको आपको वर्टिकल रखना है, तो वो कैसा सिचुएशन होगा? वो आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा कि मिरर आप ऐसा वर्टिकली रखोगे, समझ आ रही है आपको? मिरर को आपको टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो मिरर टेढ़ा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगी तो आपके रिजल्ट वैलिड नहीं होंगे। हमने जो रिजल्ट बनाया है I/C का या 2I/C का, ये रिजल्ट नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है, एंगल पे नहीं है। एंगल का रिजल्ट वो जेई के लिए पढ़ते हैं, आपके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जरूरत पड़ेगी। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे अब ये रियलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, ये आपकी रेडिएशन की वजह से आएगी। ये रेडिएशन का फोर्स कितना आएगा? प्रेशर इंटू एरिया आएगा ना। इसका एक खुद का वेट होगा mg नीचे की तरफ, और यहाँ पे टेंशन उसको क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। आप tan थीटा तो बता सकते हैं ना यहाँ से कितना होगा? कितना होगा? रेडिएशन फोर्स डिवाइडेड बाई mg, आएगा नहीं है? आएगा नहीं आएगा? राइट। रेडिएशन फोर्स कितनी होगी? प्रेशर कितनी है? 2I/C, यही है ना। इसके साथ एरिया मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइड बाई mg कर लेंगे। ये आपका आंसर दे दिया आपको। ठीक है, चलो।